विशेषता है कि चीन का जो संविधान है वह कठोर संविधान है या लचीला संविधान है, इस बात पर भी विवाद है। चीन के संविधान की अगर प्रावधानों की बात करें तो संवैधानिक प्रावधानों की दृष्टि से चीन का जो संविधान है वो कठोर संविधान है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो व्यवहारिक दृष्टि से चीन का संविधान है वो लचीला संविधान है। अगर हम चीन के संविधान की अनुच्छेद 64 को देखें, 64 को देखें तो 64 के अंतर्गत चीन के संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और यह संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास में है? यह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका के पास में है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन के संविधान के अंतर्गत संशोधन कर सकती है। इस तरह का संविधान संशोधन किस तरीके से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखने की दो प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति है वह संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है, और दूसरी यह प्रक्रिया है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका के 1/5 सदस्यों द्वारा संविधान संशोधन का प्रस्ताव व्यवस्थापिका के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है, और यह प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। यानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 2/3 सदस्य इसको स्वीकृति दे देते हैं तो चीन के संविधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। इस तरीके से अनुच्छेद 64 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है वह यह दिखाता है कि चीन के संविधान का जो संशोधन की प्रक्रिया है वह कठोर संविधानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा ही चीन के संविधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। सामान्य कानून है वो बहुमत के माध्यम से बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसकी विशेष प्रक्रिया है 2/3 बहुमत के माध्यम से ही संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया से यह लगता है कि चीन का जो संविधान है वो कठोर संविधानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखें तो यह कठोर संविधान की बजाय लचीले संविधानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि चीन के अंतर्गत एक दलीय शासन व्यवस्था है, यानी साम्यवादी दल का ही शासन है, एक ही दल के सदस्य है। तो व्यवस्थापिका के अंतर्गत 2/3 बहुमत हासिल करना कठिन नहीं है। 2/3 बहुमत एक दलीय व्यवस्था होने के कारण आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसलिए संवैधानिक दृष्टि से चीन का संविधान कठोर संविधान है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से चीन का जो संविधान है वो लचीले संविधानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगली विशेषता है एकात्मक शासन व्यवस्था। चीन का संविधान है, चीन की जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक शासन व्यवस्था की श्रेणी के अंतर्गत आती है। चीन के संविधान के अंतर्गत केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है। यहाँ पर जो समस्त शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के हाथ के अंतर्गत ही है। हालांकि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से चीन के अंतर्गत भी इकाइयों की स्थापना की गई है, लेकिन ये इकाइयां अपनी शक्तियां केंद्र सरकार से ही प्राप्त करती है। संविधान के अंतर्गत इन इकाइयों के लिए शक्तियों का वर्णन नहीं किया गया है। तो चीन के संविधान के अंतर्गत चीन की शासन व्यवस्था के अंतर्गत एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके अलावा चीन के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था भी देखने को मिलती है। अगली विशेषता है केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना। चीन के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 93 के अंतर्गत 93 के अंतर्गत केंद्रीय सैनिक आयोग के गठन की बात की गई है, और इस केंद्रीय सैनिक आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह होता है चीन का राष्ट्रपति, और इस केंद्रीय सैनिक आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और केंद्रीय सैनिक आयोग का काम है वहां की जो सेना है नेशनल पीपुल्स आर्मी, इस आर्मी को निर्देश देने का काम है वो केंद्रीय सैनिक आयोग के द्वारा किया जाता है।
केंद्रीय सैनिक आयोग, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस एवं उसकी जो स्थायी समिति है, यानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की जो स्थायी समिति है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। अगली विशेषता है एक सदनीय व्यवस्थापिका। चीन के संविधान के अंतर्गत एक सदनीय व्यवस्थापिका देखने को मिलती है। दुनिया के ज्यादातर देशों के अंतर्गत द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रचलन है, लेकिन चीन के संविधान के अंतर्गत जिस तरह की व्यवस्थापिका का स्वरूप अपनाया गया है वह किस तरह की व्यवस्थापिका है, वह एक सदनीय व्यवस्थापिका है। यानी यहाँ पर व्यवस्थापिका का एक ही सदन है। व्यवस्थापिका का नाम है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। संख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो चीन की जो ये व्यवस्थापिका है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, संख्या की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्थापिका मानी जाती है। लगभग 3000 सांसद है वो इस व्यवस्थापिका के अंतर्गत हैं। यहाँ जो व्यवस्थापिका के सदस्य जिन्हें सामान्य रूप से सांसद कहा जाता है, यहाँ जो व्यवस्थापिका के सदस्य है उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको डिप्टी के नाम से जाना जाता है। अगली विशेषता है प्रोक्यूरेटर पद की स्थापना। चीन के संविधान की यह एक अनूठी विशेषता है। क्या? प्रोक्यूरेटर के पद की स्थापना। अनुच्छेद 130 चीन के संविधान का अनुच्छेद 130 के अंतर्गत सुप्रीम प्रोक्यूरेटर की स्थापना की बात की गई है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रोक्यूरेटर का कार्य क्या होता है? प्रोक्यूरेटर का कार्य होता है कि देश में कानून का उचित तरीके से पालन हो और लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहे, इसका निश्चय करना किसका काम है? इसका निश्चय करना काम है प्रोक्यूरेटर का। चीन की जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न अंग है उसके ऊपर भी यह नियंत्रण रखने का कार्य करता है। प्रोक्यूरेटर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस एवं उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होता है। कहने के लिए तो प्रोक्यूरेटर के पद की स्वतंत्र रूप से यहाँ पर स्थापना की गई है और इसको जिम्मेदारी दी गई है कि यह देश में कानून का उचित तरीके से पालन हो, यह सुनिश्चित करे और लोगों की स्वतंत्रता का सुनिश्चित करे। यह निश्चित करना प्रोक्यूरेटर का काम है। एक तरह से स्वतंत्र पद की बात चीन के संविधान के अंतर्गत की गई है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो यह भी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है। तो चीन का अगर हम शासन व्यवस्था देखें तो चीन की शासन व्यवस्था समाजवाद के स्वरूप पर आधारित है, साम्यवाद के स्वरूप के ऊपर आधारित है। जिन देशों के अंतर्गत समाजवादी शासन व्यवस्था पाई जाती है वहां के संविधानों के अंतर्गत बहुत सारी आदर्श बातों का उल्लेख किया गया है और ऐसा लगता है कि अगर हम इन देशों का संविधान पढ़े तो इनके अंतर्गत बहुत सारी अनूठी व्यवस्थाएं की गई है। लोगों की स्वतंत्रता की बात भी की गई है, मौलिक अधिकारों की भी बात की गई है, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर हम देखें तो चीन के अंतर्गत साम्यवादी दल की ही प्रमुखता है। संपूर्ण शासन व्यवस्था का जो संचालन होता है वो साम्यवादी दल की देखरेख के अंतर्गत ही होता है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने चीन के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की। धन्यवाद।